हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लासेस सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस का सिलेबस में। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कराने वाले हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए डेली में सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को पढ़ने में मतलब यहाँ पे किस हेडिंग में कितना कंटेंट वहाँ पे देना है, कितना शब्द लिखना है, इसके बारे में आप लोगों को एक नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा तैयारी रहेगा। यहाँ पे आप लोग कम समय में अच्छे अपनी तैयारी कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा मतलब यहाँ पे ये परिभाषाएं जितनी हैं यहाँ पे उन उस सब मतलब इतने परिभाषा हैं, इतने इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें एकदम सॉलिड आंसर इसका कैसे होगा, मतलब यहाँ पे एक्यूरेट इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसका पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए हम डेली यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं, आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा आप लोग परसेंटेज को स्कोर कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला है, यहाँ पे बात कर लेते हैं जो ये रसायन साइंस है। साइंस के यहाँ पे 3 पार्ट हैं। यहाँ पे साइंस के कितने पार्ट हैं? यहाँ पे 3 पार्ट है। यहाँ पे रासायनिक रासायनिक पदार्थ रासायनिक पदार्थ प्रकृति व्यवहार से कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और यहाँ से जीव विज्ञान से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 12 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे विद्युत का प्रभाव से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधन से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से फिजिक्स से 25 नंबर का आएगा। और रसायन विज्ञान से और यहाँ से जीव विज्ञान से 20-20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 5 नंबर का प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये कितना नंबर का होगा? 70 नंबर। और 30 नंबर से स्कूल से मिलेगा, प्रोजेक्ट कार्य से मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ पे पहला टॉपिक लेते हैं रासायनिक पदार्थ। यहाँ पे कितने इसके पॉइंट है? यहाँ पे पहले इकाई यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे रसायन विज्ञान का रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार है। ये पहला यहाँ पे चैप्टर है, रासायनिक अपक्रियाएं। यहाँ पे देखते हैं कितना यहाँ पे हेडिंग है। यहाँ पे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स हम तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। इससे अगर यहाँ पे पूरा टॉपिक आप कंप्लीट किए आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। रासायनिक समीकरण क्या है, उसके उदाहरण के बारे में यहाँ पे लिखना है। अभी हम इसको दिखा रहे हैं कैसे करना है आप लोगों को। तब उसके बाद देखना है संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में आप लोगों को देखना है। यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसको कोई भी रिएक्शन उसको कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, उसको हम क्यों बैलेंस करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण हमें यहाँ पे बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है, उसका क्या तात्पर्य, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। संतुलित रासायनिक समीकरण अपक्रिया के प्रकार, संतुलित रासायनिक अपक्रिया के प्रकार या कितने प्रकार का होता है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। संयोजन अपक्रिया क्या होता है, अपघटन अपक्रिया क्या होता है, वियोजन अपक्रिया क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या, अक्षेपण अपक्रिया क्या है, उदासीनी अपक्रिया क्या है, उपचयन तथा अपचयन की अपक्रिया क्या है। चलते हैं पहला चैप्टर आज हम यहाँ पे पूरा यहाँ टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं पूरा, यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक हमने यहाँ कवर किया जितना हेडिंग है। यहाँ पे पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रिया में क्या है यहाँ पे, यहाँ पूरा हमने यहाँ पूरा डिटेल में बताया हुआ है। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में यहाँ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इसके पार्ट हैं रासायनिक अपक्रिया समीकरण। अपक्रिया, अपक्रिया क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होता है वो क्या हमें बताता है, समीकरण बनाना। यहाँ पे क्या होता है, शाब्दिक समीकरण सरल रूप में बनाना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं। कोई भी रिएक्शन होता है उसमें हमें क्या परिवर्तित देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में यहाँ पे क्या बताया गया है, संयोजन अपक्रिया होता है, संयोजन, और यहाँ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन अपचयन अपक्रिया है, और यहाँ पे ऊष्माशोषी है और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, ये सब यहाँ पे इसके पार्ट हैं। यहाँ पे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम उसको करा रहे हैं। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक
अपक्रिया क्या है यहाँ पे, इसके बारे में देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, अथवा रासायनिक से संबंधित अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। दोनों प्रकार यहाँ पे परिभाषाएं दी गई, जैसे आप लोगों को सटीक लगे वैसे आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ऐसे पॉइंट बना के लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। यहाँ पे ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहाँ एकदम सटीक आंसर दिया गया है। रासायनिक अपक्रिया क्या कहते हैं, यहाँ पे इतना पॉइंट आप लोग को लिखना है। फिर उसके बाद उदाहरण दे दीजिए इसका जैसे उदाहरण है, भोजन का पाचन, शोषण, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दूध से दही बनना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया, ये सब क्या है, इसके रासायनिक अपक्रिया क्या है, उदाहरण है। यहाँ पे इसको दे सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान क्या है। रासायनिक अपक्रिया की पहचान, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक अपक्रिया पहचान, यहाँ पे पॉइंट यहाँ दिया गया है। रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपक्रिया संपन्न हुई है। जब कोई अपक्रिया संपन्न होती तो उनके चिन्हों में की पहचाना जाता है। यहाँ उन्हें उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। कैसा यहाँ पे परिवर्तन होता है देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, यहाँ पे रंग में परिवर्तन होता है, गैस में निष्कासन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया की पहचान हम कर सकते हैं। यहाँ पे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस के निष्कासन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। यहाँ इस पॉइंटों का अध्ययन होता है। यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे रासायनिक समीकरण, जब एक मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और यह एक रासायनिक अपक्रिया है के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। ऐसे एग्जाम में आप लोगों को लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे नोट में यहाँ पे लिखना है। नोट में इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरणों को लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया के लिखने के दूसरे तरीके हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इसको देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के सांकेतिक तरीका है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। रासायनिक, ये अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, वे पदार्थ जो किसी भी अपक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जैसे ऊपर का समीकरण में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन से अपक्रिया में भाग लेता है, इसलिए ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अपक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है, अभिकारक है। या जो भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे अभिकारक। अगला यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे उत्पाद। किसी अपक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या उत्पाद है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के भाग लेने में नया पदार्थ बनाता है। यहाँ पे इसके ये उत्पाद की यह पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। समीकरण लिखने का, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, इसको भी देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार के तीर के दाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है, उनके बीच भी प्लस चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे इसको समझिए, जिंक यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा तरीके से। ये दाईं ओर होता है, ये बाईं ओर होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ये तीर के दाईं ओर है, ये तीर के बाईं ओर है। यहाँ पे जो असंतुलित समीकरण होता है उसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर कंकाली रासायनिक समीकरण, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्रिया कराने में हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस समीकरण का निरीक्षण कीजिए कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या क्या होती है, समान नहीं होती। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है। और बाईं ओर ऑक्सीजन के दो अणु हैं, जबकि दाईं ओर सिर्फ एक है।
इस प्रकार असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। यहाँ पे असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ये क्या होता है? कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। द्रव्यमान संचरण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणु संख्या क्या होती है? समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? समान हो सके। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, इसको भी देख लेते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में रासायनिक अपक्रिया के अणुओं के बीच बंध बनने और टूटने पर नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन और तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे जैसे रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? निम्न प्रकार की होती है। जैसे संयोजन अपक्रिया, वियोजन या अपघटन की अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, और इसके हैं पॉइंट, यहाँ इसको देख लेते हैं। द्विविस्थापन, उपचयन एवं अपचयन, ये क्या है? रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहले देख लेते हैं संयोजन की अपक्रिया क्या है। यहाँ पे क्या है? संयोजन की अपक्रिया। संयोजन की अपक्रिया में यहाँ पे वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं A+B, यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB का निर्माण होगा। यहाँ पे कैल्शियम को जल के साथ क्रिया कराने में हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में क्या प्राप्त होगा हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना से ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। यहाँ पे इसको परिभाषा के रूप में यहाँ पे देखें। परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण की तुलना करने पर हम देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और जल के दो अभिकर्मक हैं जो एकल उत्पाद को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट में कवर किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कि किसको करने में? दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये एक अवक्षेपण अपक्रिया है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार की पुताई की जाती है तो ये वायु की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का पतला परत बनाता है। इसके साथ जल का भी निर्माण होता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया को समीकरण इस प्रकार है। इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जल के साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और 10H2O यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बोनेट यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अन्य संयोजन अपक्रिया के यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, नीचे देख सकते हैं। कोयले का जलना, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जल का बनना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है? जल मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। जंग का लगना, फेरस ऑक्साइड का बनना, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड यहाँ पे क्रिया कराएंगे क्या होगा? यहाँ पे फेरस मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे? और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर देखना है यहाँ पे प्रकार। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, वे अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण में मेथेन को ऑक्सीजन साथ क्रिया करने में हमें क्या मिलता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलता है। यहाँ पे श्वसन में एक ऐसी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है जिसमें कोशिकाएं श्वसन दौरान ऊष्मा मुक्त होती है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बताया गया है साग सब्जियों या सड़े गले घास फूस और यहाँ पे पेड़ों से पत्ते को विघटन का कंपोस्ट बनाना, ये सब क्या ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ पे ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं क्या होती हैं? वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में BOH का होल्ट वाइज +2 NH4Cl, या तीर का निशान यहाँ पे BaCl2 NH4OH का यहाँ पे निर्माण होता है। ये क्या ऊष्मा शोषी का उदाहरण है। यहाँ पे वियोजन या विघटन की अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। वियोजन में वे अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजित होकर विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं विघटन अपक्रिया कहलाती है। विघटन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी प्रकार होती हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ये सब क्या है? इसके प्रकार हैं। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। यहाँ पर उसके उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें क्या बताया? इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है, उसके उदाहरण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्रकाशीय वियोजन में बताया गया जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यहाँ पे इस पॉइंटों को आप लोग नोट करते हुए चले। विस्थापन की क्रिया के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं।
विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे इसका में फेरस सल्फेट बनाए गए हैं, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अपक्रियाशील पदार्थ है जो अपने कम से कम अपक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट में अलग कर देता है। इस अपक्रिया को क्या कहेंगे? यहाँ पे कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कील के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर विस्थापन से क्या कारण यह विलयन का रंग क्या हो जाता है? नीला भूरा पड़ जाता है। यहाँ पे जैसे जिंक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। द्विविस्थापन देख लेते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाएगा? विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पे सूत्र के रूप में यहाँ देख सकते हैं ए बी और सी डी। यहाँ पे ए जो होगा ये सी डी के साथ फर्स्ट वाला लास्ट में, और ये सेकंड वाला थर्ड वाले के साथ यहाँ पे क्रिया करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ Na2SO4 BaCl2। यहाँ पे किसके साथ? सोडियम, यहाँ सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा, यहाँ सल्फेट किसके साथ जाएगा? बेरिलियम के साथ यहाँ पे क्रिया करेगा। ऐसे जैसे यहाँ पे ऊपर दिया गया इसी पॉइंट में यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई होगा। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन अपचयन क्या है? यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास होना तथा दोनों हो तो इसे क्या कहेंगे? उपचयन। जिससे ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये क्या हो जाएगा? अपचयन के उदाहरण है। यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, यह कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। यहाँ पे अगला यहाँ पॉइंट है फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, फास्फोरस में पेंटा ऑक्साइड में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसमें कॉपर की ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यह कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। यहाँ पे ऊपर क्या था? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी। सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर सल्फर हाइड्राइड हाइड्रोजन क्या ह्रास हो रहा है। यहाँ क्या हाइड्रोजन जब ह्रास होगा वो क्या होगा? उपचयित हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे उपचयन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा अथवा ऑक्सीजन का ह्रास दोनों क्या कहलाएंगे? अपचयन यहाँ कहते हैं। अपचयन का उदाहरण क्या है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करना, हम क्या मिलेगा? यहाँ पे कॉपर, और यहाँ पे जल। ये सब इसके उदाहरण। कभी कभी ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है इसको भी देख लेते हैं। ऐसी अपक्रिया जिनमें अपक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाते हैं। जब किसी अपक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ हो रही है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, कभी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे उपचयन का प्रभाव, उपचयन का प्रभाव यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उपचयन का प्रभाव क्या है? हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अपक्रियाएं हैं जो हमारे आसपास होती रहती हैं, जिससे धातुओं का संक्षारण, खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता हो जाना सामान्य उदाहरण है। यह उपचयन की अपक्रिया क्या है? प्रभाव है। संक्षारण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल और नमी अपक्रिया कर किसी भी धातु की सतह में संक्षारित या गलना हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। नोट: संक्षारण एवं जंग लगना दोनों अलग चीज़ है। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। संक्षारण से बचाव की निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी ये विधियां? यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जस्तीकरण: धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह में तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर यहाँ पे इसको बचाया जा सकता है। यहाँ पे विकृत गंधिता क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल में वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। भोजन इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता की एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा, तेली खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। यहाँ पे उसके बारे में बताया गया। वसा तथा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि को विकृत गंधिता होने से खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। विकृत गंधिता भोजन खाने योग्य नहीं होता। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। वसा एवं तेलिक खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता से बचाव, इसके बारे में देख लेते हैं। वसा एवं तेलिक खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने की निम्न विधियां हैं। यहाँ पे वसा तेलिक खाद्य पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन में ऑक्सीजन गैस को
हटाकर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, इससे विकृत घनता होने से बचाया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त वर्तन खाद्य पदार्थों को रोकने से विकृत घनता होने की दर को कम किया जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट में बताया गया खाद्य पदार्थों को विकृत घनता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश को दूर रखा जाता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। खाद्य पदार्थों में विकृत घनता बचाने के लिए उसकी दर को क्या कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि यहाँ पे निरीक्षण विधियाँ, हिट्स एंड ट्रायल का विधि का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। हिट्स एंड ट्रायल का उपयोग करेंगे यहाँ पे। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है, आयरन है, यहाँ पे जल के साथ क्रिया करेगा, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बनाएगा, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को लेते हैं यहाँ पे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये मेथड थोड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे पहले आप लोग क्या करिएगा, शॉर्टकट अपनाइएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे जैसे आप लोगों को बैलेंस करना है, ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, आप लोगों को क्या करना है, पहले यहाँ पे आयरन को लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, आयरन को। आयरन संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे आयरन संख्या लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मानना, इधर क्या मानना, लेफ्ट मानना, लेफ्ट हैंड साइड इज, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक एक तत्वों को यहाँ पे बैलेंस करना है। आप लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा, नहीं तो मेरा शाम का क्लास चलता है उसमें हम बता देंगे। आप लोग कोई डाउट होगा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करना है, यहाँ पे इसको हम बता देंगे कैसे करते हैं। आप लोग यहाँ इसको देख लीजिएगा पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास को ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ से ये चैप्टर ये फिनिश होता है पूरा। यहाँ पे टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।